नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए लेकर के आए हैं हम आधुनिक भारतीय इतिहास से 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो मॉडर्न हिस्ट्री से 200 इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उनका संकलन हमने किया है। हमारा विशेष फोकस होगा लोअर पीसीएस 2019 की परीक्षा, जो कि 14-15 सितंबर 2019 को होने जा रही है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल डिकोड एग्जाम पर यूपी स्पेशल का भी जो है एक सीरीज चल रही है। उसके अलावा लोअर पीसीएस से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण जो है सीरीज यहाँ हम लोग चलाएंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही हम लोग जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप जो है टेलीग्राम में जा कर के सर्च कर लेंगे डिकोड एग्जाम। तो टेलीग्राम में जाकर @डिकोड एग्जाम सर्च कर लेंगे। हमारा जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जितने भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होते हैं उन सब की पीडीएफ वहाँ पर हम देते हैं। अब बात करें हम इस सीरीज की, जिसमें 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम मॉडर्न हिस्ट्री से देखने वाले हैं। तो जब ये सीरीज पूरी कंप्लीट होगी तो इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो प्रत्येक लेक्चर में हम पीडीएफ नहीं देंगे। जब ये पूरी सीरीज 200 प्रश्नों को हम देख लेंगे तो एक साथ आपको पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा @डिकोड एग्जाम, ठीक है। तो इतनी बातें हमने कर ली, तो अब हम जो है शुरुआत करते हैं। तो एक कमेंट करके और भी मुझे बताइएगा, हमने जो है इस पूरी सीरीज को तैयार किया है टॉपिक वाइज। क्या आप रैंडम चाहते हैं या टॉपिक वाइज, ठीक है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पहला चैप्टर जो है यूरोपियन कंपनियों के आगमन से शुरू होता है, तो इसमें हम जो है करके देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित था। तो क्या सही क्रम था वो पूछा जा रहा है आपसे। तो ए में ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, डेन। बी डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेन, अंग्रेज, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, डेन, पुर्तगाली, और पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ये क्रम पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, ठीक है। डी इसका उत्तर होगा। क्या क्रम था इन कंपनियों के आने का? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत में आए, वास्को डी गामा आया सबसे पहले, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेन आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में वो गए। 1961 में गोवा से वो गए। गोवा पर 1961 तक उनका अधिकार था। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चला करके जो है गोवा को पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्त कराया था। तो इसी के साथ जो है हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं एक करके। तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक एक जो है गुजराती के मदद से 1458 में भारत में पहुंचा। इससे पहले एक प्रयास जो है कोलंबस कर चुका था, जो कि अमेरिका पहुंच गया। तो ये कहाँ पर आया? तो कालीकट के बंदरगाह पर आया। उस समय कालीकट बंदरगाह का जो क्षेत्र था वहाँ का राजा कौन था? तो जमोरिन था, ठीक है। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कोचीन में स्थापित की 1503 में, ठीक है। बहुत ज़्यादा वास्को डी गामा को व्यापार में लाभ हुआ था और ये हुआ कि अब भारत से तो व्यापार शुरू करना ही है। उसके अलावा दूसरे ऑप्शन की हम बात करें जो है डचों की, तो कार्नेवालिस डी हार्टमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा, तथा डचों ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। तो यहाँ एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से तो पहले हो गई, लेकिन डच ब्रिटिशों से पहले भारत में आ गए। अच्छा, ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 में स्थापित हुई और सबसे पीछे जो है फ्रेंच भारत में आए और जो है 1664 में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो है कोबाल्ट जो मंत्री था लुई 14वें के, उसके प्रयासों से। अब अगले प्रश्न को हम जो है देखते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ए, एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी, और इसके ऑप्शन जो है सूची 2 में आप यहां देखते चलिए। सारा मैं पढ़ूंगा तो समय बहुत अधिक लग जाएगा, इसलिए जो है आप स्वयं से पढ़ लीजिए। क्या इसका उत्तर हो सकता है वो भी कमेंट करके जो है आप बताते चलिए। और अच्छा लग रहा है आपको जो है ये मेरा तरीका, तो वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन है एस्तादो द इंडिया, वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी। अब ये सब क्यों लिखा है वो जो है आप इनका नाम जो है समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनका क्रम क्या है भैया? तो इनका ये जो है इसमें सी सही है, ठीक है। तो उसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं। इसमें सी सही है, एक क्रम से सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, इसकी बात हमने की। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1613 में स्थापित हुई, जो है सूरत में। यहाँ एक बात और आपको बता दूं, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, इसे लेकर के मतभेद है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये तो 1608 में ही मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गई, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गई, और जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि अस्थायी रूप से कहाँ स्थापित हुई, तो कहते हैं मसूलीपट्टनम में 1611, और अस्थायी रूप से कहाँ हुई तो 1613 सूरत। तो यहां आपको बता दूं, जब भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा जो है अगर सूरत पूछना होगा तो वो पूछेंगे कि 1613 में अंग्रेजों की पहली कंपनी कहां स्थापित हुई, तब उसका ऑप्शन होगा सूरत, ठीक है। तो ये दोनों है, इसको अस्थायी तो मसूलीपट्टनम 1611 और अस्थायी जो है 1613 सूरत में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई और पहली डेनिश फैक्ट्री 1620 में तमिलनाडु के ट्रैंकुबार में स्थापित हुई। लेकिन डेनिश को भारत में बहुत मजा नहीं आया और इन्होंने अपनी फैक्ट्री बेच दी अंग्रेजों को 1845 में, और ये फिर जो है अपने देश चले गए। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में तथा पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित हुई। यहां पीछे आप सारी चीजों को देखते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए फिर से आ गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में उत्तर चुनिए। तो वास्को डिगामा, उसके सामने स्पेन, कोलंबस पुर्तगाल, कैप्टन जेम्स कुक हालैंड, और जो है तस्मान ब्रिटेन, ठीक है। तो वास्को डिगामा कहाँ का? पुर्तगाल का। कोलंबस कहाँ का? स्पेन का। कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का? ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ का? हालैंड का। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। ब्रिटेन के कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया, हालैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड तथा स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस चला तो भारत के लिए था लेकिन अमेरिका पहुंच गया गलती से। और वास्को डिगामा कौन था? तो पुर्तगाल का समुद्री यात्री था जो 1498 में भारत पहुंचा। तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो है इसने वास्को डिगामा ने भारत को खोजा था। भारत आने के लिए एक नए मार्ग की खोज इसने की थी, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिस्लू, मजारे, कोलबर्ट, फैक्रो, मार्टिन। तो ये माना जाता है कोलबर्ट को,
उसी के सलाह पर जो है फ्रांस लुई 14वें के समय में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित हुई तथा फ्रांसो कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुई। तो आप देख रहे होंगे कि व्याख्या के साथ हम बहुत सारे तथ्यों को देख ले रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए आपको, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार और इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक नारा क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? यहां देखिए, भूभाग नहीं व्यापार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था। जब ये लोग यहां आए थे तो ये कहे कि केवल हम व्यापार करेंगे, लेकिन बाद में जो है इन्होंने जब देखा कि भारतीय राजाओं में आपस में बहुत फूट है, एकता नहीं है और मौका है व्यापारी से राजा बनने का, तो इन्होंने उसकी शुरुआत कर दी और अंततः जो है प्लासी की इनकी जो सफलता रही वो जो है फिर एक के बाद एक आगे बढ़ती चली गई। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो 1600 में स्थापित हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पूछा जा रहा है कौन उस समय बादशाह था। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि 1556 से लेकर 1605 तक कौन था भारत का सम्राट? तो अकबर था, मुगल सम्राट यही था। ठीक है, तो इसका उत्तर है अकबर यानी ए। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर, उनके पोर्ट्स पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो विलियम हॉकिंस जो है वहाँ से जब चला था तो राजा का आदेश लेकर के चला था। ठीक है, ये विलियम हॉकिंस था, ये राजा का आदेश लेकर के चला था, जेम्स का जो है, जेम्स प्रथम जो अंग्रेज ब्रिटिश राजा थे। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था, वो चिट्ठी अकबर के नाम थी कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया है। तो ये उस समय जब ये पहुँचा 1608 में तो जहांगीर भारत का शासक था। हालांकि ये जो पत्र लेके चला था वो अकबर को संबोधित करते हुए था। ठीक है, तो 1608 में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया और वो किससे मिला? तो बादशाह जहांगीर से वो मिला और कहते हैं कि जहांगीर को इसके हुनर काफ़ी पसंद आए, तो जो है जहांगीर ने इसे 400 रुपए का मनसब दिया और इंग्लिश खान की उपाधि इसे मिली तथा ऐसा पद और सम्मान प्राप्त करने वाला वह पहला ब्रिटिश व्यक्ति था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, 8वें प्रश्न की तरफ। बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेड ये प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया? तो थॉमस पिट, विलियम हैमिल्टन, एडवर्ड स्टीफन और जॉन सरमन, इसके 4 ऑप्शन हैं। तो इसका उत्तर है जॉन सरमन। जॉन सरमन जो है इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा था। और कौन कौन गया था? तो एडवर्ड स्टीफेंस गया था, विलियम हैमिल्टन गया था, ये एक चिकित्सक था, और ख्वाजा सहदूद नाम का एक अर्मेनियाई जो है दुभाषिया था, 2 भाषाओं में संवाद करने के लिए जो है शासक से और अंग्रेज प्रतिनिधि मंडल से, उसे दोनों भाषाएं आती थी, तो वो गया था। ठीक है, अब जो है ये चिकित्सा जो उसको रोग था फर्रुखसियर को, तो विलियम हैमिल्टन ने उसको के रोग को दूर कर दिया। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो 1717 में उसने जो है फर्रुखसियर ने BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक शाही फरमान दे दिया, जिसे जो है अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि इस शाही फरमान से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की इजाज़त मिल गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी घटना जो है अंग्रेजों के लिए थी।
आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? तो फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, ये जो है इनके बीच पूरे यूरोप में और उसके बाद जो है उपनिवेशों में, कॉलोनियों में, जैसे भारत की बात हम करें तो जगहों पर भी युद्ध हो रहा था, जिसे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं कर्नाटिक वार। 3 कर्नाटिक युद्ध जो है लड़े गए। डुप्ले का नाम आप जानते हैं, डुप्ले बनाम क्लाइव, काफी दिनों तक मद्रास में दक्षिण में वो चलता रहा। फाइनली जो है 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया और अंग्रेज ताकतवर हो गए, और उसके बाद जो है फ्रांसीसी अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगे और अंततः 22 जनवरी 1760 में एक युद्ध लड़ा गया, वांडीवास का युद्ध, और उसमें फ्रांसीसी सेना बुरी तरह से पराजित हुई और इस पराजय के साथ ही फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था भारत में वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था, जिसने डुप्ले की सारी मेहनत को डुबा दिया था। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न, ये जितने महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं, नहीं तो प्रश्न तो इससे बहुत सारे बन सकते हैं। हालांकि व्याख्या के माध्यम से सब उत्तर मैं देता आपको चल रहा हूं, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। अगला, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। तो इसकी व्याख्या जो है देखिए, व्याख्या, इसका उत्तर है ए, और उसकी व्याख्या को देखिए। यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, तो इसका उत्तर यह है। अब यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। पुर्तगाली क्या व्यापार करते थे भारत में, डचों का क्या व्यापार था, अंग्रेजों का क्या व्यापार था, फ्रांसीसियों का क्या व्यापार था, डेनिश का क्या व्यापार था। एक बार जो है बहुत जल्दी मैं पढ़ता हूँ। तो पुर्तगाली जो है काली मिर्च, मीट को बनाने में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली चीज़ काली मिर्च, दालचीनी, टाफ्टा एक प्रकार का कपड़ा, चिंट्स, ये सब भारत से। उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया से इनका व्यापार जो है लौंग का होता था, कस्तूरी का जो है, और ये भारत में जो चीज़ें लाते थे गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, ये सारी चीज़ें। और एक फैक्ट जो है परीक्षा के हिसाब से, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है पुर्तगालियों लेकर के आए, और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो डचों के बारे में भी यहाँ लिखा है और जो है डेनिश के बारे में भी लिखा गया है। इसे पढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो पहला प्रश्न इसमें कुल मिलाकर के हमारा 11वां प्रश्न ये होगा। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ए सरफराज खां, बी मुर्शिद कुली खां, सी अलवर्दी खां और डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो इसका उत्तर है बी मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है शासक बन चुका था दिल्ली पर। औरंगजेब के बाद दिल्ली की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। जो दिल्ली के सरदार थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया था। अवध ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और हैदराबाद में निजाम ने एक जो है स्वतंत्र राज्य हैदराबाद का जो है कर दिया। तो ये वही समय था, ठीक है, जब मुर्शिद कुली खान ने भी अपना जुआ जो उसके पीठ पर लदा था मुगलों का वो उतार दिया। तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुर्शिद कुली खान थे और इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। यह परीक्षा में पूछा जाता है। और मुर्शिद कुली खान को सर्वप्रथम 1717 में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया। तो फर्रुखसियर के बाद का जो चैनेज है पूरा जो है अली बंधु का जो है कब्जा हो गया और फिर धीरे धीरे जो है मुगल बादशाह केवल नाम मात्र के
होने लगे। अगला प्रश्न 12वां, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? पहला बॉम्बे, दूसरा मद्रास, तीसरा कलकत्ता और चौथा दिल्ली। ABCD। ठीक है, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार कर लिया था? तो यहाँ जो है ये है उत्तर इसका कलकत्ता, और यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं। सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। सिराजुद्दौला नया नया शासक बना था, एक नौजवान, जिसको जो है लगा कि उसकी खातिरदारी अंग्रेजों ने, जब वो राजा बना, नवाब बना जो है बंगाल का, तो उसको उचित सम्मान नहीं दिया, और ऐसे में जो है ये विवाद बढ़ा और सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया। ठीक है, वहाँ कलकत्ता की उनकी फैक्ट्री पर अंग्रेजों की, और उसका नाम बदल के रख दिया अली नगर, और जो है वहाँ के प्रबंधन का कार्य इसने दे दिया, माणिक चंद को सौंप दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? तो ब्लैक होल घटना की बात करेंगे हम इसमें। तो A विलियम हैमिल्टन, B जॉन सरमेन, C हालवेल और D स्टीफेंस। ठीक है, तो इसका उत्तर है C हालवेल। हालवेल ने इस घटना के बारे में जिक्र किया है, हालांकि और समकालीन इतिहासकारों ने इस घटना का जिक्र नहीं किया है। तो ऐसे में माना जाता है कि ये पूर्णतया सत्य नहीं भी हो सकता है। इसमें बात ये बताई गई कि जब जो है अटैक किया सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर जो है, तो 20 जून 1756 को उसने जो है 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच यानी कुल मिलाकर 15 फीट चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को, ये संख्या आपको विभिन्न किताबों में भिन्न भिन्न मिल सकती है, इसलिए कमेंट मत करिएगा कि आपने 146 बताया, उस किताब में वो लिखा था। ठीक है, तो 146 अंग्रेज जो को उसने बंद कर दिया, और कहते हैं कि दम घुटने से जो है ज़्यादातर अंग्रेज मर गए और केवल 23 जो है इसमें बचे। और इसी के बाद जो है कहा जाता है कि क्लाइव ने ये ठान लिया कि अब तो जो है बदला लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। अगला, निम्नलिखित में किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ? A मैसूर का प्रथम युद्ध, B प्लासी का युद्ध, C मैसूर का तृतीय युद्ध और D 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसको ध्यान से जो है आप समझ लीजिए। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध, जैसा कि मैंने कहा था कि फिर जो है इस घटना के बाद, ब्लैक होल के घटना के बाद, फिर जो है रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से चल दिया और सेना लेकर के वो प्लासी के मैदान में आ गया, और 23 जून 1757 को ये जो है युद्ध प्लासी का लड़ा गया, जिसमें कि सेनापति मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, वो जो है मिल गया क्लाइव से, राजा बनाने का उसे लालच दिया गया था क्लाइव के द्वारा। तो नवाब की सेना लड़ी ही नहीं, और अंततः जो है सिराजुद्दौला को मार दिया गया, अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत करके आए। ठीक है, अब यहां प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ? तो देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की ये जो जीत थी ये बहुत अप्रत्याशित थी, और एक प्रकार से अगर हम कहें तो एक बड़े भूभाग पर शासन करने वाले शासक, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों पर शासन करता था, उसके जो है नवाब को हरा भी दिया गया और उसका जो है की हत्या भी कर दी गई। ठीक है, और एक पपेट, कठपुतली मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब भी बना दिया और खूब जो है शोषण किया। हालांकि इसमें जो है प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों के प्रभुता का, जो भारत में जो है उनका स्थापित हुआ, उसमें बहुत अहम योगदान है और उसकी शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि किस युद्ध ने प्रभुत्व स्थापित कर दिया भारत में अंग्रेजों का, तो वो प्लासी का युद्ध नहीं था, वो बक्सर का युद्ध था। क्योंकि प्लासी के युद्ध के साथ ये था कि प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने छल का सहारा लिया था, नवाब की सेनाएं लड़ी ही नहीं थी, जबकि बक्सर के युद्ध में जो है बंगाल का नवाब प्लस अवध का नवाब प्लस मुगल सम्राट, यानी भारत की तीन बड़ी शक्तियां जो है बक्सर के मैदान में लड़ रही थी, और उसके बाद भी अंग्रेजों ने जो है इन तीनों लोगों को हरा दिया।
तो उसके बाद से अंग्रेजों की शक्ति जो है को बहुत बड़ी मान्यता मिली। तो इसलिए अगर यह प्रश्न पूछा जाए आपसे कि भारत में जो है किस युद्ध ने अंग्रेजों का प्रभुत्व वास्तविक रूप से स्थापित कर दिया, तो वो बक्सर का युद्ध था। और किस युद्ध ने ब्रिटिश प्रभुत्व की भारत में शुरुआत की, तो वो जो है प्लासी का युद्ध था। ठीक है, सारी व्याख्या इसमें जो है लिखी गई है। ठीक है, भविष्य में बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार, लेकिन ये समझ लीजिएगा बक्सर का युद्ध ही महत्वपूर्ण था, उसी ने स्थापित किया। शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुई। अगर पूछा जाए कि वास्तविक प्रभुत्व, तो उसका उत्तर है बक्सर, ना कि प्लासी। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। हाँ, आगे, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले, डी लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव वो व्यक्ति जिसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, कि उसी के प्रयासों से इस लेवल पर जो है अंग्रेज उठ करके आए, इतनी राजनीतिक ताकत उनको भारत में प्राप्त हो गई। जो है उसके पीछे कौन था? तो उसके पीछे था रॉबर्ट क्लाइव। और इसीलिए जो है आप यहां देखें तो विलियम पीट ने उसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा, कि वो एक साधारण सैनिक जो यहां तक पहुंच गया। ठीक है, अगला जो है 16वां प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए सिराजुद्दौला, तो ये तो प्लासी में ही चले गए। बी मीर जाफर, इसको हटाकर मीर कासिम, और फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफर, और फिर मीर कासिम, और डी नजीमुद्दौला। तो इसका उत्तर है जो है मीर जाफर। ठीक है, पहले मीर जाफर को अंग्रेजों ने बिठाया, फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बिठाया, फिर मीर कासिम, इनको लगा अंग्रेजों को कि ये पपेट नहीं बनेगा, ये कठपुतली नहीं बनेगा, तो फिर ये मीर जाफर को लेकर के आए, और अंततः जो है मीर कासिम ने बगावत की अंग्रेजों के खिलाफ कि हम युद्ध करेंगे। ठीक है, तो मीर जाफर बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, तो हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम। ये बंगाल का अपदस्थ नवाब है। ठीक है, सेंटर में नहीं है, सेना लेकर के बक्सर में टिका है, तो बंगाल का नवाब ही हम कहेंगे उसको। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन लोगों की संयुक्त सेनाएं लड़ी, और ये जो है हार गए। और इसीलिए अगली लाइन लिखी गई है, बक्सर युद्ध के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो गई। आगे बढ़े, 17वां क्वेश्चन, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ए फर्रुखसियर, बी शाह आलम, सी शाह आलम द्वितीय, और डी शुजाउद्दौला। तो जो फर्रुखसियर ने प्रदान किया था वो व्यापारिक फरमान था, ना कि वो दीवानी अधिकार था। दीवानी क्या? जो है लैंड रेवेन्यू वसूलने का राइट्स। ठीक है, दीवानी अधिकार। तो ये किसने दिया था? तो देखिए 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध में भारत की तीनों शक्तियां हार गई। तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जो है एक संधि हुई, उस समय तक क्लाइव आ गया था, तो क्लाइव के बीच में हुई, और जो है शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई। इसमें जो है क्या हुआ, तो बक्सर के युद्ध में जो है लॉर्ड क्लाइव ने दबाव बना करके इनसे अधिकार ले लिया, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया 1765 में, और यहीं से एक ब्रिटिश कंपनी जो है एक शासक बन गई। टैक्स कौन वसूल सकता है? शासक वसूल सकता है, उसके अलावा कोई नहीं वसूल सकता। व्यापारी तो नहीं ना वसूल सकता है टैक्स तो सरकार वसूल सकती है। तो ये कंपनी सरकार बन गई यहीं से। ठीक है, तो अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी गई। बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को कहा गया कि 26 लाख रुपए लीजिए, इलाहाबाद में जो है चुपचाप पढ़िए और रहिए। फिर बाद में इनको मराठे लेकर के गए दिल्ली दोबारा से, और इसी संधि के तहत मुगल बादशाह को ब्रिटिश कंपनी की संरक्षणता स्वीकार करनी पड़ी। तो ब्रिटिशों के संरक्षण में जो है मुगल बादशाह आ गए इसी संधि के बाद।
अब जो है 18वां प्रश्न, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या दैव शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। अब इसमें हम जो है दैव शासन को समझेंगे जो कि लॉर्ड क्लाइव लेकर के आया था। ये क्या था? लूट तंत्र जिसे कहा गया, वो क्या था? तो बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, और 3, बंगाल के राजस्व पर नवाब का नियंत्रण था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? क्या केवल एक सत्य है? बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें सही क्या है? बी 2 और 3 वाक्य इसमें जो है सही है। तो बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था और पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। तो दैव शासन क्यों कहते हैं? तो दैव शासन इस नाते से कहते हैं कि एक रूल है, उसको समझ लीजिए, एक नियम है कि जो भी व्यक्ति टैक्स वसूलेगा वो व्यक्ति इंटरनल सिक्योरिटी देगा, वो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगा, वो व्यक्ति जुडिशरी का काम देखेगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन देव शासन में क्या हुआ? तो देव शासन में हुआ ये कि टैक्स वसूलने का काम अंग्रेजों ने खुद के पास रख लिया और प्रशासन चलाने का काम नवाब को दे दिया गया। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि सारी जिम्मेदारी नवाब को और सारी कमाई अंग्रेजों को। तो इसी को शब्द दिया गया। देव शासन के अंतर्गत निजामत यानी सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, आंतरिक प्रशासन, फौजदारी, न्याय एवं समस्त प्रशासन का अधिकार नवाब को दे दिया गया, जबकि दीवानी राजस्व वसूली और दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी के पास थे। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया। तो इसी व्यवस्था को दैव शासन कहते हैं। कमेंट करके बताइएगा, इस देश में 10 साल तक दैव शासन चला है, अभी बहुत जल्दी। तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो 19 वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इतना बड़ा एरिया मिल गया। ए गारो, बी खासी, सी कुकी, डी टिपराह। तो ये लोग जो है आए खासी जनजाति के संपर्क में। तो उत्तर होगा बी। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट, जो जयंतिया तथा गारो पहाड़ी को जोड़ने के लिए सड़क बना रहे थे, तो इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजातियों ने विरोध कर दिया तीरथ सिंह के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए चिलियांवाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे। तो यह पूछा जा रहा है कि कौन सा युद्ध और इस युद्ध में कौन किसके विरुद्ध लड़ा। बी खुर्जा का युद्ध, निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सी वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। डी बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी। ठीक है, इसका उत्तर है सी। और ये सारे युद्धों का विवरण यहां पर दिया गया है। जनवरी 1849 में चिलियांवाला का युद्ध अंग्रेज बनाम सिख लड़ा गया। 1765 में खुर्जा का युद्ध निजाम बनाम मराठा। और जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध, जिसके बारे में हमने चर्चा की कि फ्रांसीसी शक्ति जो है भारत में इसी युद्ध के बाद समाप्त हो गई। ये जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। और अक्टूबर 1764 ये जो है बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम बनाम जो है अंग्रेज लड़ा गया था। इसी के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से बड़े डिटेल में हमने जो है 20 प्रश्नों को देखा। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, ये जो है आप कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या आपको इतना डिटेल में पढ़ना है या इससे शार्ट में पढ़ना है। तो हम अगले लेक्चर में इसका प्रयास करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार।